नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी साइंस की क्लास में। आप लोगों को हम कक्षा की एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की आपको पढ़ा रहे हैं। हमने आपको पाठ 2 सजीव जगत में विविधता, इस पाठ से रिलेटेड हमने आपको 2 वीडियो आपको बताया है, जिसको आपने देखा होगा। उसी के आगे हम आज इसको कंटिन्यू करेंगे और आज इसको समाप्त करेंगे। चलिए, समय को न गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब हमने पढ़ लिया था इसको। यहाँ से हमको पढ़ना है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूंकि ऊंट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं और जो ठंडे प्रदेशों में ऊँट पाए जाते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। तो एक क्लास के अंदर ये चर्चा पर चर्चा चल रही थी। तभी अन्य बच्चों ने भी और अपने अवलोकनों को साझा किया और बताया कि राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं और उनका गोबर क्या होता है, सूखा होता है और पसीना भी उनको नहीं आता है। क्योंकि राजस्थान में जो गर्मी बहुत पड़ती है, पानी की मात्रा कम रहती है रेगिस्तान प्रदेश में। तो जो वहाँ के ऊंट होते हैं, उनकी ऐसी संरचना होती है, ऐसी बनावट होती है कि वे क्या करते हैं, अपना मूत्र विसर्जन बहुत कम करते हैं और उनको पसीना भी नहीं आता है ना। और उनका जो गोबर होता है वो भी काफी सूखा होता है, जिससे उसमें पानी की मात्रा बहुत कम रहती है। तो इस प्रकार वो जो वहाँ के ऊंट हैं, वो अपने शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखते हैं और बिना जल पिए वो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस रोडोडेड्रॉन के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं, ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। माया ने नीलगिरी के 16 में वन देखे थे। माया लड़की है। उसने क्या बताया कि जो नीलगिरी पहाड़ी है, वहां पे 16 वन है। उसमें लाल फूलों वाले बुरांस में खूबसूरत लाल फूल जो लगे हैं, उनके पेड़ों के बारे में बताया। उनके बारे में कि उन्होंने बताया कि बुरांस की ऊंचाई क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है और उनके पत्ते भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके, है ना। पहाड़ पे क्या होगा, हवाएं तेज चलती हैं, बर्फ गिरती है, तो उनके पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं और पत्तियां क्या होती हैं उनके, छोटे होते हैं, और ताकि जब तेज हवाओं में वे जीवित रह सकें। तो सिक्किम की रहने वाली पेमा ने क्या बताया। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे। चित्र 2.13। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। देखो, माया ने दूसरे बुरांस देखा था, लेकिन उनकी बनावट क्या थी, अलग थी। और सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ में बुरांस के लंबे पौधे देखे। देखो, नीलगिरी के 16 वन में क्या थे, छोटे छोटे बुरांस के छोटे पौधे थे, पत्तियां छोटी थी। लेकिन जो सिक्किम के बुरांस हैं, उनके वे पेड़ क्या हैं, काफी लंबे हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि हर क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं, वे जीवित रहने के लिए उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जो सिक्किम वाला बुरांस है, वहां के अनुसार वो अपने बनावट और संरचना को बनाया है पेड़ अपने वहां, ताकि जीवित रह सके। तो जो नीलगिरी 16 वन में है, वो बुरांस वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया है। उस पेड़ ने अपने आप को एडजस्ट किया है ताकि वो सरवाइव कर सके। ये बुरांस
ये देखिए, ये बुरांस का एक पेड़ है। बुरांस की विभिन्न विशेषताएं। तो इस बुरांस वाले पेड़ को देखो, ऐसे लाल लाल फूल उसमें होते हैं। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारारेखी शरीर उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। इसके अभी हमने बुरांस देखा था। बुरांस के पौधे जो लाल लाल फूल वाले होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सागर, जो एक सागर लड़का है, उसने बताया, अपने सहपाठियों को बताया कि हम लोग एक समारोह में अंडमान निकोबार गए थे। वहां पे समुद्र के किनारे है अंडमान निकोबार, समुद्र के बीच में एक द्वीप है, भारत का है ना। भारत का एक द्वीपीय प्रदेश है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहां पर विशाल व्हेल मछली देखा उसने, है ना। बहुत तरह तरह की मछलियां देखी और व्हेल मछलियों को देखा। व्हेल मछली क्या होती है? सबसे बड़ी मछली होती है ना। तो उसके पिता ने उसे बताया कि मछलियां जो है, उनका शरीर का बनावट ऐसा होता है जो उनको पानी में तैरने में सहायता करता है। उनकी शरीर की बनावट होती है, धारा रेखित शरीर होती है ना। और उनके पंख होते हैं जिससे वे तैरने में उनको आसानी होती है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। तो हमने क्या देखा? चाहे बुरांस का पौधा हो, चाहे रेगिस्तान के मरुस्थल के जो जानवर हैं, जैसे ऊंट हो गया, वहाँ की वनस्पतियां जैसे नागफनी हो गई, या पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पतियां हो, अशोक देवदार का पौधा हो गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का जो ठंडे प्रदेश के ऊंट हो गए, और जो भी इसके ऊपर आपने पढ़ा था बुरांस, और मछलियों की बनावट, शरीर की बनावट, इन सब से हमको एक चीज ये क्लियर होती है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हों, उस क्षेत्र के हिसाब से उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, तभी वो उसमें सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ऊंट का क्या हुआ, वहां के अनुसार, वहां की जलवायु के अनुसार उसका शरीर एडजस्ट होता है ना। उसको जैसे पानी की जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से उसका शरीर से ही बनावट है। बुरांस का पौधा हो गया ना, नीलगिरी में दूसरी तरह है, कृत्रिम में उसकी बनावट दूसरी तरह है। तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की अपनी एक विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। वो अपने आप को उस क्षेत्र के अनुसार ढाल लेते हैं ताकि उनका जीवन अच्छे से, मतलब अनुकूल कर लेते हैं उस क्षेत्र के जलवायु के हिसाब से, जिससे वहां पे वो सरवाइव कर सकें। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण वो क्या होते हैं, वहां पे जीवित रहते हैं। और उनकी विशिष्ट विशेषताएं जो है उन्हें जीवित रहने में उनको सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। ये अनुकूलन क्या है? अनुकूलन वो है किसी विशिष्ट विशेषताएं, मतलब अभी हमने पढ़ा, एक तरह से पढ़ा कि जंतुओं और पौधों को अपनी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों की अपनी एक विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। तो जो विशेषताएं हैं, उनकी जो विशेष क्वालिटी है, जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में रहने के लिए सक्षम बनाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन मतलब अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेना, है ना। जैसे हम मान लो पहाड़ी क्षेत्र में ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं, तो वहाँ का मौसम क्या है? ठंडा है। तो उस हमको उसी के अनुसार अपने शरीर को बनाना है ताकि हम ठंडे प्रदेश में रह सकें। जैसे देवदार है, उस वनस्पति ने अपने आप को ऐसा बनाया कि शंक्वाकार पौधा हो ताकि बर्फ उस पे गिरे और नीचे आ जाए, है ना। और वहाँ के जो जंतु होते हैं उनके बड़े बड़े बाल होते हैं। अगर बड़े बड़े बाल ना होते तो ठंडा होता, उनको ठंडी लगे। तो मतलब अपने आप को उसी एटमॉस्फेयर के अनुसार ढाल लेते हैं। तो यही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। तो उनकी जो विशिष्ट विशेषताएं होती, जो उन्हें रहने में, वहां पे रहने के लिए उनको सहायता करती हैं, तो यही विशेषताएं उन क्या कहलाती हैं? अनुकूलन कहलाती हैं।
देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में रहने में सक्षम बनाती है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है, ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है और बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। तो जहाँ पे जो रहता है वो उसका आवास कहलाता है। सबका आवास अलग अलग होता है। समुद्री जो जीव जंतु है उनका महासागर है, समुद्र है ना, और ऊंट का रेगिस्तान है, बुरांश का पर्वतीय क्षेत्र है। ऐसे सबका निवास स्थान अलग अलग है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। तो जीव जंतुओं को जो आवास रहता है वो उन्हें जीवित रहने के लिए क्या देता है? जल चाहिए, भोजन चाहिए, वायु चाहिए, ये सब क्या देता है उनको? एक तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी वहां पे वो रह सकते हैं। अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो कहाँ पे कौन वहां पे कौन रह सकता है? नहीं रहेगा। आवास क्या है? हमको सुरक्षा प्रदान करता है। आवास क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। भोजन और जल, वायु, ये सब क्या करते हैं? हमको प्रदान करते हैं, तभी वहां पे हम लोग रह सकते हैं। जीव जंतु या पौधा कोई रह सकता है अपने आवास में ही। जंतु कहाँ रहते हैं? अपने आवास में रहते हैं, उनको वहां पे आश्रय मिलता है, तभी वहां पे वो रहते हैं। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक आवास में कई जंतु या पौधे रह सकते हैं। जैसे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, सबका आवास है, अपना अपना जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, तो एक आवास में कई लोग रह सकते हैं। एक वैज्ञानिक हैं, इनके परिचय इन हम लोग इनको बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। सालिम अली, इनका जन्म 1896 और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। सालिम अली ने पक्षियों में जैव विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनकी यात्रा मार्गों और आवासों का भी प्रलेखित किया। सालिम अली जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पक्षियों की जैव विविधता का अवलोकन के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया और उनकी सूची बनाई, है ना, उनके बारे में डिटेलिंग की, पूरा एक तरह से अवलोकन करके एक डिटेल से उनका एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया था, उन्होंने क्या किया था कि पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया। जहाँ पे से ज्यादा विविधता है उन क्षेत्रों को क्या किया? अंकित किया और उनके संरक्षण के उपाय के बारे में मतलब अपनी किताब में लिखा। जैसे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर स्थान पे है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। और रंगनाथिट पक्षी अभयारण्य, मंड्या, कर्नाटक। ये रंगनाथिट पक्षी अभयारण्य कहाँ है? मंड्या, कर्नाटक में है। ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्होंने पक्षियों के बारे में एक 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी थी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, बर्ड मैन बोला जाता है। सालिम अली को क्या बोला जाता है? भारत का पक्षी पुरुष, बर्ड मैन। क्या बोला जाता है? बर्ड मैन। ये महत्वपूर्ण है। भारत का पक्षी पुरुष कौन है? सालिम अली। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सालिम अली को उनके योगदान के लिए, पक्षियों की जैव विविधता के बारे में अध्ययन करने के लिए उनको 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आप किन किन भिन्न भिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? तो आप किन किन विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? एक विधि तो यह है कि जो थल पे रहते हैं और जो जल में रहते हैं उनके आधार पर समूह बनाए जाए। जल वाले अलग का, जो जल में रहते हैं जीव अलग, और जो थल में रहते हैं उनका अलग। थल पे रहने वाले जंतुओं
पे थली आवास कहते हैं, मतलब जो जल थल पे रहते हैं उनके आवास को थली आवास कहते हैं, और जो जल में रहने वाले जंतु हैं उनकी आवास को क्या कहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। मतलब जो जलीय आवास वाले जंतु को अब क्या बोलेंगे, स्थल पे रहने वाले जो जंतु हैं उनको स्थलीय जीव बोलेंगे, उनके आवास को स्थलीय आवास या थलीय आवास। जो जल में रहने वाले जंतु हैं उनको जलीय जंतु, और उनके आवास को जलीय आवास कहेंगे। तो जलीय आवास जैसे तालाब हो गया, झील हो गई, नदियां हो गई, महासागर हो गए, ये जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। तो स्थलीय या थलीय आवास क्या होंगे, जैसे घास का मैदान, मरुस्थल, पर्वत क्षेत्र, ये थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ थल पे भी रहते हैं। जैसे मेढक है वो दोनों स्थानों पर रह सकता है, जल में भी और थल में भी। इन जंतुओं को क्या बोलेंगे, उभयचर जंतु बोलेंगे। यदि पौधों या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा, क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है। मान लो किसी का आवास क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो क्या होगा, उसको पहली बात परेशान हो जाएगा, है ना। उसको जो वहां पे सुरक्षा मिल रही है, आवास पे ही सब कुछ मिलता है उसको, भोजन, पानी, सब कुछ आवास में ही उसका रहना होता है। किसी जंतु का आवास नष्ट कर दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो विलुप्त होते जाएंगे। यदि मछली के आवास को खत्म कर दो, पानी सुखा दो, तो मछली जीवित रहेगी नहीं, रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो बिना आवास के क्या होंगे, जंतु क्या होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। तो कुछ पक्षी हमको पहले दिखते थे लेकिन अब नहीं दिखते, जैसे चील, बाज पहले बहुत दिखते थे लेकिन अब क्या हो गए, नष्ट हो गए, नहीं मतलब नहीं दिख रहे हैं, विलुप्त हो गए, नष्ट नहीं कह सकते, विलुप्त हो गए, कम दिखते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ होगा, उनके आवास नष्ट कर दिए गए होंगे। तो अगर किसी के घर को क्षति पहुंचाओगे तो उनको भोजन और अन्य संसाधन नहीं मिलेगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे।